गोपालगंज में जिस तरह से आप लोगों ने कैंडिडेट दिया था, मीडिया सवाल पूछती थी, खुल के जवाब देते थे, एकदम बिंदास होके जवाब देते थे। यहाँ पर कुंडली में जो मुर्तुजा साहब हैं, जितना पूछा जाता है उतना ही बोलते हैं। लोग ये कहा जाता है कि जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर के आता है, और मुझे भी ऐसा लगता है। लोग जो जिसको सोचना है सोचे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है MIM पे आरोप लगाया जाता है, आप लोगों को दबाया जाता है। जो सेकुलर पार्टी है, उन तमाम चीज़ों को आप लोग किस तरह से लेते हैं? वो चीज़ें अभी जो आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो अब अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जितने जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, देश को खतरा है, बीजेपी से बचाना है, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि देश को बचाना है? वाकई पूरे लोग परेशान हैं बीजेपी से, तो आप लोग इन सेकुलर पार्टी के जो लोग इस तरह से कह के लोकल चुनाव में, ख़ास करके जगह जगह का जो लोकल चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में इस तरह से कह के लोग वोट मांग रहे हैं, तो आप लोग भी कभी नहीं, हम लोग को कोई भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म तो हम उस पा रहे हैं। ये जो गठबंधन वाले भी दावा कर रहे हैं, नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन बना लिए हैं, आप भी लड़ रहे हैं, सहनी जी लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहा है लोग कोई, और बीजेपी का जो वोट है वो वहीं का वहीं रह रहा है। गोपालगंज में भी वही हुआ। ये महागठबंधन एक साथ आने के बावजूद भी 7-8 पार्टी एक साथ आ गई। आप देखिएगा, बल्कि जो बीजेपी का 2020 में जो वोट मिला था उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग कम नहीं कर पाए हैं। 6-7 हज़ार वोट का गैप था। चुनाव होने वाला है। MIM यहाँ भी अपनी कैंडिडेट उतारी है। अभी हमारे साथ MIM के जनरल सेक्रेटरी, या आप कह सकते हैं बिहार में MIM जिनकी वजह से है, यानी जिनकी वजह से वजूद में आया, इंजीनियर आफ्ताब साहब अभी हमारे साथ हैं। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया बात करने का। जी, क्या कहेंगे, अभी किस तरह का तैयारी चल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ठंड से आप लोग ठंडाए हैं अभी? नहीं, ठंडा है, तैयारी मज़े की है, मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको तो मालूम ही है, आपने अभी कहा भी कि गोपालगंज से इलेक्शन लड़के हमारे हैं अभी नए, तो सीमांचल के बाद पहली बार हम लोग बाहर निकले हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि 2015 में पार्टी हमारी बिहार में आई थी, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन तो था वो सीमांचल में था, और सीमांचल से हमने 6 MLA जितवाए भी वहाँ पर। लेकिन जब हमारे MLA पर डाका डाला गया, हमारे MLA को रुपये लेकर करोड़ रुपये में ख़रीदा गया, तो फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहले से उनका जो ख्याल था कि हम सीमांचल से बाहर अभी न जाएं, सीमांचल में ही कंसंट्रेट करें। लेकिन इस वाक़े के बाद जब ये हुआ तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई, और ख़ासकर तकलीफ़ इस बात की हुई कि लालू जी से जाकर हम लोगों ने ये मिलकर बात कही थी। हमारे MLA को तोड़ने से पहले मैं और हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, और आदिल हसन आज़ाद साहब जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं, ये तीनों आदमी गए थे लालू जी की उनकी कोठी पर मिलने के लिए, टाइम लेकर गए थे। तो जब हम उनके पास मिलने के लिए गए तो लालू जी थे और तेजस्वी आकर बैठे साथ में। लोगों के विधायक उस पार्टी में नहीं गए तो उससे पहले? हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। ये नीतीश कुमार जी भी इधर नहीं आए थे। नीतीश कुमार जी उसी तरह बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। की जो बात चल रही हाँ, तो बीच में आप लोग बात, तो हम लोगों ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमको समय दीजिए। तो उन्होंने समय दिया था, तो उनकी कोठी पर हम लोग गए थे। वहाँ पर राबड़ी देवी जी को कोठी में जहाँ लालू जी रहते हैं, तो वहाँ पर हमारी बात हुई। तो हमने कहा कि देखिए लालू जी, आप हमें खबर जो मिल रही है कि हमारे MLA को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो ऐसा न कीजिए। 5 वोट हमारे हैं, 5 MLA हैं। आपको हमने पहले वोट दिया है स्पीकर के इलेक्शन में। जब असेंबली में स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो हमने भाजपा को वोट नहीं दिया था, आप ही को वोट दिया था। इसके बावजूद कि हमसे आपने वोट नहीं मांगा था। लेकिन चूंकि हम भाजपा के साथ कभी नहीं जा सकते, भाजपा को हम समझते हैं कि हमारे लिए दुश्मन की हैसियत उसकी है पार्टी में, जो कि वो हमारे वजूद को ख़त्म करना चाहती है, तो भाजपा को क्यों वोट हम देंगे। तो हमने आपको वोट दिया था स्पीकर के इलेक्शन में, और हमने ये कहा कि अगर आप तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उस वक्त नहीं आए थे इधर में, तो आप अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो हमारे 5 वोट जो 5 MLA की शक्ल में है आपको मिलेगा, हर वक्त हाजिर है। जब आप क्लेम कीजिएगा चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए असेंबली में, तो हम आपको 5 वोट देंगे। इसलिए हमारी पार्टी को अपना तोड़िए। बैरिस्टर साहब ने ये खासतौर पर आपको हम लोगों को भेजा आपके पास ये कहने के लिए कि हमारी पार्टी को तोड़िएगा, तो इसका बड़ा ख़राब मैसेज बिहार में जाएगा। लेकिन
जब हम लोग ये बात कर कर उनके से चले आए तो तकरीबन 15 दिनों के बाद उन्होंने हमारे एमएलए को ख़रीद कर वो ले गए, तोड़ कर ले गए। तो उसके बाद बड़ा दुख हुआ हमारी पार्टी को। मानी बात है, किसी के घर में इस तरह से डाका डाला जाएगा और उसके बाजू को और उसके हाथों को काट दिया जाएगा तो उसको तकलीफ तो होनी है। तो उसके नतीजे में बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी और हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब ने भी यह फैसला किया कि अब हम जो है सीमांचल से बाहर जाके इलेक्शन लड़ेंगे और जहाँ भी मौका मिलेगा बिहार में हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए कि हम बाहर नहीं लड़ रहे थे तो ये समझ रहे थे कि हम बड़े कमज़ोर आदमी हैं। तो उसका पहला इलेक्शन हमारा आप जानते हैं कि गोपालगंज में हुआ और गोपालगंज में बड़ी मजबूती से इलेक्शन में लड़ा। इसके बावजूद कि हमारे कोई संगठन नहीं था, हमारा कोई वहाँ बड़ा काम भी पहले से नहीं था, पहली बार इलेक्शन लड़े, लेकिन उसके बावजूद 12,000 से ज़्यादा हमें वोट भी आया। इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट जो है असलम मुखिया साहब जो तकरीबन तीसरा पोजीशन उन्होंने हासिल किया वहाँ पर इलेक्शंस में। ये बड़ी बात थी, एक नई पार्टी के लिए बड़ी बात थी। जी, एक और बात कहा जाता है कि जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर के आता है, और मुझे भी ऐसा लगता है। लोग जो जिसको सोचना है सोचे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है MIM पे आरोप लगाया जाता है, आप लोगों को दबाया जाता है, जो सेकुलर पार्टी है। उन तमाम चीज़ों को आप लोग किस तरह से लेते हैं? वो चीज़ें अभी जो आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, तो वो अब अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नहीं, असल में बुनियादी चीज़ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, उनके साथ मसला ये है कि ये समझते हैं कि अक़लियतों का वोट जो है वो उनका जो है वो बपौती है उनकी। वो समझते हैं कि ये वोट उनका जो है बंधुआ मजदूर है, बगैर मांगे हुए वोट देता रहेगा, बराबर देता रहेगा। तो जब अक़लियतों की या दलितों की जब कोई पार्टी बनती है और उनकी अपनी क़यादत खड़ा होना शुरू होती है तो वो चाहते हैं कि यह क़यादत ख़त्म हो जाए, ये पार्टी न चले। तो MIM के साथ भी वही हुआ, दलितों की पार्टी के साथ भी पहले इन्होंने किया है। तो वो चाहते हैं कि ये पार्टी रहेगी तो कल ये जो कैप्टिव वोट हमारा है, ये जो बंधुआ मजदूर की तरह ये वोट हमको मिलता रहता है, तो वो बंद हो जाएगा। इसलिए कि वहाँ उस कम्युनिटी के अंदर वो पार्टियाँ आकर चैलेंज करेंगी उनको। तो इसीलिए उनको बुनियाद में ये चाहते हैं, शुरू में ही चाहते हैं कि इन पार्टी को ख़त्म कर दें। तो MIM के साथ इन लोगों ने वही किया। इन्होंने देखा कि MIM तो आई थी तो ठीक है, शुरू में तो उतना खतरा नहीं था। जब इसने 5 MLA एक बार जीत कर वहाँ से सीमांचल से 2020 में लाया तो इनको लगा कि यार ये तो हमारे यहाँ हमारा जो अपना वोट बैंक था उसके अंदर जो ऐसे ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके अंदर हाथ डाल दिया है, ये वोट तो हमको ऐसे ही मिलता था। तो ये वजह हुई उनको कि उन्होंने ये तय किया कि इस पार्टी को ख़त्म करें। और एक बात हम आपको और भी बता दें कि जैसा हमने लालू जी के बारे में बताया कि लालू जी को जाकर हम लोगों ने पहले कहा था कि ऐसा न कीजिए, बाद में हम लोगों को पता चला कि ये पार्टी को तोड़ने में या हमारे MLA को ख़रीदने में जदयू का भी हाथ था। उस समय लालू जी और नीतीश जी ने दोनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि ये जो है हमारे 5 MLA में से 4 MLA को तोड़ कर ले जाए। तो इसका बड़ा दुख हुआ हमको कि जदयू ने भी वही काम किया, जबकि जदयू खुद यह शिकायत कर रही थी। आपको मालूम है कि जब नीतीश जी जो है वहाँ से छोड़ कर आए, बीजेपी के साथ से जो हट कर आए उन्होंने सरकार को, तो उसमें क्या उन्होंने कारण बताया था? उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं बीजेपी से इसलिए अलग हो रहा हूँ कि बीजेपी फ़िक्रापस्त पार्टी है। कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा। अब उनके सारे बयान को देख लीजिए। जब वहाँ से चीफ मिनिस्टर से वहाँ से हट कर आए, उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी को बीजेपी कमज़ोर कर रही थी और चिराग पासवान को इस्तेमाल करके वो हमारे बहुत से इलेक्शन में गठबंधन के होने के बीजेपी के बावजूद उन्होंने हमारे बहुत से कैंडिडेट्स को हराया और हमारे जो करीब 70 से ऊपर MLA थे वो घटकर 43 MLA हो गए। तो उनका इल्ज़ाम जो था बीजेपी पर कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी हमारी पार्टी को कमज़ोर कर रही है और इसीलिए मैं ये हुकूमत को छोड़कर बीजेपी के साथ से मैं संबंध विच्छेद कर रहा हूँ। तो उनको इतनी तकलीफ़ हो सकती है अगर उनकी पार्टी को कोई कमज़ोर कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि अक़लियतों की एक पार्टी बड़ी मेहनत से जो तैयार हुई है, उसको जिस तरह से उसके 5 MLA में से 4 MLA अगर तोड़ कर ले जाए, उसको दुख नहीं होगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये बात हम लोगों ने कही थी बात में, ऐसा नहीं कीजिएगा, और ऐसा कीजिएगा तो इसका अक़लियत जो बिहार के अंदर है उस पर बड़ा गलत असर जाएगा, ख़ास करके नौजवानों पर। नौजवानों के अंदर बड़ा गुस्सा आएगा, उनको बड़ा क्रोध इस बात का होगा कि भाई उनकी पार्टी को जो है राजद ने तोड़ दिया और उस राजद ने लोग नौजवानों को बलगला रहे नहीं बलगते। देखिए नौजवान तो गाइड कर रहे हैं। नहीं, नौजवान तो आज जितना कॉन्शियस है, जितना समझदार है, शायद पहले हमारे उम्र के जब हम नौजवान थे तो नहीं थे। उसकी वजह यह सोशल मीडिया, ये नहीं, वो नहीं है। आज का जो नौजवान है वो दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, सारे शहरों में जा रहा है, घूम रहा है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से वो खबरें पढ़ता है, जानता है, देखता है
तो उससे क्या है, उसकी जागृति बढ़ रही है, वो पहले से ज़्यादा जो है कॉन्शियस है, पहले से ज़्यादा जानकारी उसके पास है। हमारे एज के जो लोग थे उसमें उतनी जानकारी नहीं होती थी, बहुत प्रिंट मीडिया आता था, उस अखबार हम पढ़ते थे, बहुत से लोग अखबार भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज का जो नौजवान है वो जो उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह आप लोग के जो चैनल्स हैं जिसको सोशल मीडिया पर जब उसकी खबरें देते हैं तो उसको देखता है और उसको सुनता है, तो इसलिए उसका नॉलेज अब कम नहीं है, तो इसलिए उसके नहीं कह सकते कि वो उसको कोई वर्गला सकता है, उसको कोई भगा सकता है। वो सारी चीज़ों को देख के फैसला कर रहा है कि हमें क्या करना है, और उसी के हिसाब से वो फैसला कर रहा है। अच्छा, एक और बात, जैसे और भी पार्टियों को सपोर्ट मिलता है, आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, सपोर्ट की वही बात है। तो अगर आपको 2020 का इलेक्शन जो हम लोगों ने लड़ा, तो आपको मालूम है कि हम लोगों ने एक गठबंधन बनाया था, और उस गठबंधन में जो लोग थे वो आज कहाँ है मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमारा अलायंस था, रालोसपा के साथ था, आपको मालूम है। उसके बाद देवेंद्र यादव जी के साथ हमारा उसमें अलायंस था, फिर बसपा के साथ अलायंस था, बसपा के नहीं, पप्पू यादव उसमें नहीं थे, उसमें बसपा के साथ हमारा अलायंस था, जिससे हमारे जमा खान जो ये आज मिनिस्टर हैं वो बसपा के से इलेक्शन जीते थे, हमारे अलायंस से जीते थे। जी। तो हमारे 5 MLA जीते थे, फिर बसपा से एक जमा खान जीत के आए, और आलोसपा को बहुत सी जगहों पर बहुत अच्छा वोट मिला था अलायंस में। तो ऐसा नहीं कि हमने अलायंस नहीं किया। आज जो है उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ हैं, अब बहुत सीनियर लीडर आज उस पर जदयू के अंदर हैं, वो है कि नहीं है। देवेंद्र यादव भी अभी जो है उन्होंने जो ज्वाइन कर लिया राजद, तो राजद में आज की लिस्ट आप देख लीजिए, वो वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया है उनको पार्टी में। तो ये बड़े लोगों के साथ हमने अलायंस किया था, और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी हुआ था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, सारे बिहार में घूमकर उन्होंने अपने अलायंस के लिए वोट मांगा था। तो ऐसा नहीं कि हम कभी अलायंस नहीं चाहते। और एक बात और को भी आपको जानकारी दे दें कि इलेक्शन के पहले 2020 के इलेक्शन के पहले MIM ने राजद को भी कंटेक्ट किया था, और राजद से भी कहा था कि हमसे सीट एडजस्टमेंट कर लीजिए, हमारे सीट या अलायंस की शक्ल में आ जाइए या सीट एडजस्टमेंट की शक्ल में आइए, तो हम आपको सारे बिहार में मदद करेंगे, हमको कुछ सीटें आप एडजस्टमेंट में छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ हमने राजद ने हमारे साथ नहीं आए, वो राजद को समझा कि जैसे इनको कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उपेंद्र जी ने हमको अहमियत दी थी, देवेंद्र यादव जी ने हमको अहमियत दी थी, बहन मायावती की पार्टी बसपा ने हमको अहमियत दी थी, उसके साथ हम मजबूती से इलेक्शन लड़े थे बिहार में। कभी जो लोकल चुनाव पे थोड़ा बात कर लिया जाए, आप कई दिनों से इस क्षेत्र में हैं। जी जी। मूल समस्या क्या क्या है कुढ़नी? देखिए, कुढ़नी की मूल समस्या तो वो आज के ही पेपर में आया है। आप एक न्यूज़ आया है कि जब कोविड का बड़ा प्रकोप था सारे देश में, और हज़ारों हज़ार लाखों की तादाद में बिहारी ख़ासतौर पे भाग के आ रहे थे मज़दूर जो हमारे दूसरे राज्यों में हैं, तो उस समय सरकार ने ये कहा था कि आप एप्लीकेशन दीजिए कि किनको किनको मदद की ज़रूरत है, जो कोविड की वजह से जिनका जो है क्षति हुआ है तो उनको हम देंगे। तो उसमें आज अखबारों में जो छपा है वो इसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कुढ़नी से गया था, सबसे ज़्यादा मदद मांगने वाले, जो सहायता मांगने वाले जो लोग थे वो कुढ़नी विधानसभा से उन्होंने कहा था। तो कुढ़नी की अवस्था ऐसी है कि आप जाकर इलाके में घूमिएगा, इतनी गुर्बत है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप आते हैं बगल में एक सिवान से या गोपालगंज के इलाके से, आप गोपालगंज को मैं समझता हूँ यहाँ से बेहतर इलाका है बनस्पत कुढ़नी के इस क्षेत्र से, यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। और ऐसे तो बिहार के हवाले से इन्होंने जो पिछले 1990 में लालू जी की सरकार बनी थी पहली बार, तो आप देख लीजिए कि इस वक्त करीब 32 साल हो गए, 32 साल हो गए जब राजद की, जदयू की और भाजपा की तीनों की सरकार बनी है। कभी आगे पीछे इनकी बनी है, कभी साथ मिला के बनी है, कभी अलग अलग बनी है। तो 32 साल से ये बिहार में शासन कर रहे हैं, और 32 साल में बिहार को क्या दिया इन्होंने? सबसे बड़ा पलायन कर दिया है। आज सबसे ज़्यादा मजदूर जो है, बिहार एक मजदूरों का स्टेट बनकर रह गया है कि लाखों की तादाद में बिहारी मजदूर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, हर जगह जाते हैं मजदूर। आपने कभी देखा कि कर्नाटका से या चेन्नई से कोई मजदूर आके काम करता है बिहार में? कभी देखा आपने? लेकिन बिहारी मजदूर जो है हज़ारों लाखों की तादाद में जाते हैं, और जब कोई त्यौहार आता है तो भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भर भर कर आते हैं, बल्कि बाथरूम के अंदर भर भर आते हैं, जगह नहीं होती ट्रेनों में। तो क्यों ऐसा बिहार की हालत कर रखा है? आप 32 साल से शासन कर रहे हैं, आपको तो कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट का काम करना चाहिए था ना। आपको नौजवानों को रोज़गार तो देना नहीं चाहिए था। आप नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, आपने शिक्षा नहीं दिया। नतीजा है कि हज़ारों लाखों की तादाद में बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए, काम के लिए, मर खप कर किसी तरह से वो वहाँ जाकर वो मजदूरी करते हैं, वह पैसा भेजते हैं अपने घर में, तो उनके घर में चूल्हा जलता है। तो बिहार की हालत तो जो जिम्मेदार आप है,
आप अगर 32 साल में कुछ काया पलट न कर सके बिहार का, तो आप क्या कुछ उम्मीद है? आप किस लिए वोट मांगते हैं? देखिए, वोट मांगने के लिए एक पार्टी को ज़रूरी है ये बताना कि हमने क्या काम किया, आपका क्या जो है परफॉर्मेंस रहा है। आपका परफॉर्मेंस 32 साल का यह है कि बिहार आज हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े राज्यों में है। आज इसकी स्थिति सबसे ख़राब है। आज आप बार बार जाके दिल्ली को कहते हैं कि हमको जो है स्पेशल राज्य का दर्जा दे दो, तो ये आपको अब मुँह नहीं है आपका वोट मांगने का बिहार में। अच्छा, एक और सवाल। जितने जो सेकुलर पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, देश को खतरा है, बीजेपी से बचाना है, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि देश को बचाना है? वाकई पूरे लोग परेशान हैं बीजेपी से, तो आप लोग इन सेकुलर पार्टी के जो लोग इस तरह से कह के लोकल चुनाव में, खास करके जगह जगह का जो लोकल चुनाव हो रहा है उस चुनाव में इस तरह से कह के लोग वोट मांग रहे हैं, तो आप लोग भी कभी नहीं, हम लोग कल भी अगर तकरीर में हमारी अगर जिन लोगों ने सुनी है, और उसके पहले भी गोपालगंज के इलेक्शन में भी हम लोगों ने तकरीरों में ये बात कही है कि देखिए, असल मसला बीजेपी की सरकार से जो नुकसान हो रहा है वो तो अक़लियतों को और दलितों को हो रहा है। इसलिए कि उनके मान सम्मान तो नहीं सिर्फ नहीं ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनकी ज़बान, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। उनके मज़हब को भी ख़तरा है, उनके पर्सनल लॉस को ख़तरा है। तो बीजेपी से जितने सरकार से जितना अक़लियतों को नुकसान हो रहा है या दलितों की जो पहचान ख़त्म हो रही है, आज हालत ये है कि 15% जो ये आपके जो लोग हैं वो 85% जो है मूल निवासियों पर हुकूमत कर रहे हैं। मूल निवासी 85% है। ये 15% जो बाहर के जो लोग आकर इस देश में जैसे हुकूमत कर रहे हैं, जिसको हम जो है कहते हैं कि वो मनुवादियों का जो ग्रुप है, ये मनुवादियों का 85% मूल निवासी कौन है? यहाँ के अक़लियत के लोग हैं, यहाँ के दलित के लोग हैं, यहाँ के पिछड़े समाज के लोग हैं, वही तो जो लोग हैं मूल निवासी। तो ये जो हक़ और हुकूक़ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं 15% जो है मनुवादी हमारे 85% के हिस्से को मार के खा रहा है उसको। तो 85% को न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न रोजगार में कहीं भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म तो हम उस पा रहे हैं। ये जो गठबंधन वाले भी दावा कर रहे हैं, नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन बना लिए हैं, आप भी लड़ रहे हैं, सहनी जी लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहा है लोग कोई, और बीजेपी का जो वोट है वो वहीं का वहीं रह रहा है। गोपालगंज में भी वही हुआ। ये महागठबंधन एक साथ आने के बावजूद भी 7-8 पार्टी एक साथ आ गई। आप देखिएगा, बल्कि जो बीजेपी का 2020 में जो वोट मिला था उसमें बहुत ज़्यादा ये लोग कम नहीं कर पाए हैं। 6-7 हज़ार वोट का गैप था। नहीं, तो ये तो गठबंधन वालों से सवाल पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं ले रहे हैं MIM को। फर्ज कर लीजिए MIM अगर अलायंस में जाना चाहती है या सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है, हम तैयार हैं। हम पहले भी, जैसे मैंने कहा कि 2020 के इलेक्शन के पहले भी हमने उनको अप्रोच किया था कि आपको अगर खतरा लगता है कि MIM के आने की वजह से आपका वोट जो है नुकसान होगा, अब MIM को गठबंधन में ले लीजिए, आप हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो आप तो तैयार नहीं थे। आप तो समझते हैं कि MIM कोई अछूत पार्टी है। आप VIP के साथ गठबंधन कर सकते हैं, आप मांझी जी की पार्टी के साथ कर सकते हैं, आप रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ पहले आप किया गठबंधन, लेकिन MIM से आपको परहेज़ है। परहेज़ सिर्फ इसलिए कि अक़लियतों की जो अलग से लीडरशिप खड़ी हो रही है, उनकी जो अलग से नेतृत्व तैयार हो रहा है, वो नहीं चाहते आप चाहते हैं कि ये जो है अक़लियत जो है 17%, हम जो हमारी 18% की आबादी जो बिहार में, ये ग़ुलाम बनी रहे, आपका कैप्टिव वोट बन के रहे, आपका बंधुआ मजदूर रहे, आपके बगैर मांगे हुए भी वोट देता रहे। बहुत से क्षेत्रों में, मैं आपको गोपालगंज के बारे में बताता हूं कि गोपालगंज के अंदर बहुत से इलाके ये हमें अछूत पार्टी की तरह समझते हैं और नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से हो। तो ये मसला सिर्फ MIM के साथ नहीं है, बल्कि अक़लियतों की जो लीडरशिप है, अक़लियतों की जो क़यादत है, उसको भी किसी तौर पर इन्होंने धीरे धीरे दरकिनार कर दिया है। और राजद का जो तजुर्बा इसमें बहुत ख़राब रहा है। राजद का आज ही लिस्ट आई है, जो उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो लिस्ट आई है, राष्ट्रीय कार्य समिति की जो लिस्ट आई है, 29 की लिस्ट। आप 29 की लिस्ट में देखिए तो उसमें सिर्फ 3 मुसलमान हैं और उसमें 10 से ज़्यादा लोग हैं, जबकि आप जानते हैं कि MY समीकरण में M का वोट Y से ज़्यादा है, लेकिन M को दिया गया है 3 सीटें नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो पार्टी चलाती है, जो इदारा है, और आपने वाई को दिया है उसमें 10 सीट। एक चीज़। दूसरी चीज़, उसमें उन्होंने बड़ा अजीब गरीब काम किया है कि पिछली नेशनल एग्जीक्यूटिव में मोहतरमा हिना साहब का नाम था उसमें, लेकिन इस बार उन्होंने उनका नाम काट दिया। और कितने सालों पे चेंज होता है?
ये पार्टी एक्सिक्यूटिव बनाती है, उसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यह कि पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी, जैसे भी उनका अलग अलग सबका संविधान के हिसाब से पार्टी का संगठन तैयार होता है। तो पार्टी के संगठन में भी अगर आप दर्जा न देते, शहाबुद्दीन साहब की पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन था, लिस्ट में नाम था, अभी नया लिस्ट है उनमें हिना साहब का नाम गायब नहीं है। तो इससे क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन ये है कि आप चाहते हैं, आपकी ये इंडिकेशन आप दे रहे हैं समाज को और लोगों को, खासकर अक़लियतों कि जो है शहाबुद्दीन साहब का कोई कंट्रीब्यूशन जो है नहीं था, शहाबुद्दीन साहब की फैमिली का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को हम राजद से काट के अलग कर देते हैं। यही नहीं इंडिकेशन दे रहे हैं आप यही नहीं बताना चाह रहे हैं कि एक बड़ी सीनियर लीडर हैं वो पार्टी की, पहले से थी, और शहाबुद्दीन साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शहाबुद्दीन साहब जो फाउंडर मेंबर थे आरजेडी के, जब पार्टी बनी थी तो उस समय से वो थे पार्टी के। अच्छा, 3 जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनका नाम पता है क्या? उसमें तो बारी सिद्दीकी साहब हैं जी, और एक कोई अब्दुल सत्तार साहब हैं, और एक शायद फैसल अली साहब हैं। तो सिर्फ 3 का मेंबर उसमें नाम है और बाकी 10 यादवों का नाम है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको ताज्जुब हुआ कि मैडम जो हिना साहबा को क्यों उन्होंने नाम काटा, क्या कहना चाहती है राजद। और राजद ने ये देखिए पहली बार नहीं किया है कि शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के साथ उनका ये व्यवहार है। इसके पहले उन्होंने अली अशरफ फातमी साहब जो दरभंगा के जो लीडर हैं, उनको राजद छोड़ना पड़ा था। तो ये खास करके अक़लियतों के लीडर जो होते हैं राजद में, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। ये समझते हैं कि जैसे दूध में मक्खी की तरह, इनको जब चाहो तो निकाल के फेंक दो। तो इस तरह से ये अब सारण डिवीज़न में तो एक बड़ा हल्का है ना, बड़ा उनका असर है शहाबुद्दीन साहब की फैमिली का, आप उनको राजद से काट देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जब एक अपने पार्टी के अंदर के लोगों को इज्जत नहीं देंगे तो एमआईएम के साथ क्या जो है इनका जो है व्यवहार होगा। एमआईएम के साथ तो मानी बात है, इन्होंने वही किया जो इनके दिल के अंदर बात है कि जो उसके एमएलए को तोड़ लो, पार्टी को ख़त्म कर दो, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, जब एमएलए सब चले जाएंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, यही ना चाह रहे थे। लेकिन हुआ उल्टा हुआ यह कि पार्टी के जब हमारे 4 एमएलए गए, जब बिक गए ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक और पैसे पे चले गए, तो उससे जो रोष हुआ है अवाम में, उससे जो क्रोध अवाम में हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर नौजवानों में बहुत गुस्सा है कि आपने ये बहुत गलत किया हमारी पार्टी के साथ, इसलिए कि पार्टी को बड़ी मेहनत से हम लोगों ने तैयार किया था। उस पार्टी को आपने जो है इस तरह से हमारे एमएलए को ख़रीद के लेके गए हैं, तो फिर इसकी सज़ा आपको मिलेगी। एक लास्ट सवाल, गोपालगंज में जिस तरह से आप लोगों ने कैंडिडेट दिया था, मीडिया सवाल पूछती थी, खुल के जवाब देते थे, एकदम बिंदास होके जवाब देते थे, यहाँ पर कुंडली में जो मुर्तुजा साहब हैं, जितना पूछा जाता है उतना ही बोलते हैं। लोग ये कह रहे हैं नहीं, मुर्तज़ा साहब जैसे कि मोतबर आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, मजहबी आदमी हैं, और कोई ऐसे नहीं खलंडरे टाइप के आदमी नहीं है कि वो खलंडरे तरफ को कोई बात करेंगे, लेकिन बात जो कहते हैं वो पकड़ की बात बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मानी बात है, एक बुज़ुर्ग आदमी है तो वो कोई नौजवानों की तरह तो उतने बड़बोले तो नहीं हो सकते ना, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल होकर बात करते हैं, लेकिन बिल्कुल सही तरीके। और फिर वो मुखिया रह चुके हैं, उनका एक अपना तजुर्बा, हाँ, तो ज़िला परिषद के मेंबर रह चुके हैं, तो उनका एक अपना तजुर्बा भी है पब्लिक फील्ड में। ऐसा नहीं है कि वो कोई बिल्कुल नए नौसिखिया कोई इस किस्म के सियासत में आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सुना उनका हॉस्पिटल भी है, वो शायद है, वो कई इस किस्म का वो मदरसे की वो कमेटी के उसमें उनका है, अपना रहा है। फिर मोमिन कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक़ रहा है। तो इस तरह से वो कई सियासी और समाजी तंजीमों से वो जुड़े रहे, राजद से भी जुड़े रहे हैं, जदयू से भी जुड़े रहे हैं, इसके साथ वो जुड़े हैं पहले भी। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई नौसिखिया टाइप के आदमी है। वोट लेंगे जहाँ जहाँ अभी तक हम लोग गए हैं कुर्नी के इलाक़े में, हर जगह जिनसे लोगों की बात हो रही है, लोग कहते हैं कि नहीं सब हम गुलाम मुर्तज़ा साहब को अब के बाद हम वोट देंगे इंशाअल्लाह।